नमस्ते जी। 365 बुकनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पुस्तक का अध्याय नंबर 16 पार्ट 2। अध्याय का नाम है आपका अवचेतन मन और सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंध। इसका सब टाइटल है भावनात्मक रूप से परिपक्व बनना। हम भावनात्मक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं, तभी हमें भावनात्मक या इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हम कैसे मजबूत होएं, उसके लिए कोई दूसरा चाहे जो कहे वह आपको तब तक सचमुच नहीं चिढ़ा सकता जब तक कि आप उसे विचलित करने की अनुमति न दें। दूसरा व्यक्ति आपको एक ही तरीके से विचलित कर सकता है और वह है आपके अपने विचार द्वारा। अगर आप गुस्सा होते हैं तो आपको 4 अवस्थाओं से गुजरना होता है। आप सोचने लगते हैं कि क्या कहा गया, आप गुस्सा होने और गुस्से का भाव पैदा करने का फैसला करते हैं, फिर आप काम करने का फैसला करते हैं। शायद आप पलटकर जवाब देते हैं और उसी तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। विचार, भावना, प्रतिक्रिया और क्रिया आपके अपने मस्तिष्क में होती है। भावनात्मक रूप से परिपक्व बनने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप स्वाभाविक लेकिन बचकानी प्रवृत्ति से परे हो जाएं। इसका मतलब है कि आप दूसरों की आलोचना और द्वेष पर नकारात्मक प्रतिक्रिया न करें। कोई भी अपनी आलोचना या अपमान को पसंद नहीं करता है। बहरहाल, हमें यह चुनने की अक्षमता होती है कि हम घटना पर कैसी प्रतिक्रिया करें। परिपक्व चुनाव नकारात्मक प्रतिक्रिया करने से बचना है। नकारात्मक प्रतिक्रिया करने का मतलब घटिया आलोचना के स्तर पर उतरना और सामने वाले के नकारात्मक माहौल में पहुंचना है। जीवन में अपने लक्ष्य याद रखें। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को यह अनुमति न दें कि वह आपको शांति और सेहत के आंतरिक एहसास से दूर कर दे। सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंधों में प्रेम का अर्थ। मनोविश्लेषण के संस्थापक और मनोविज्ञान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि अगर व्यक्तित्व के पास प्रेम न हो तो वह बीमार हो जाता है और मर जाता है। प्रेम में दूसरे व्यक्ति में मौजूद दैवी अंश के लिए समझ, सद्भावना और सम्मान शामिल है। आप जितना ज़्यादा प्रेम और सद्भावना प्रवाहित करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके पास लौट कर आएगा। अगर आप किसी के अहम को चकनाचूर कर देते हैं और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं, तो आप उसकी सद्भावना नहीं पा सकते। यह जान लें, हर व्यक्ति चाहता है कि उससे प्रेम किया जाए और उसकी प्रशंसा की जाए। हर व्यक्ति को दुनिया में महत्वपूर्ण समझे जाने की ज़रूरत है। एहसास रखें कि सामने वाला व्यक्ति अपने सच्चे महत्व के बारे में सजग है। आपकी ही तरह वह भी महसूस करता है कि सभी लोगों में मौजूद जीवन सिद्धांत की अभिव्यक्ति के कारण उसकी गरिमा है। जब आप इसे सचेतन रूप से करते हैं तो आप सामने वाले को सशक्त करते हैं और वह आपके प्रेम तथा सद्भावना को लौटाता है। वह दर्शकों से नफरत करती थी। लेखक जैसे मेरी सी हमेशा अभिनेत्री बनने के सपने देखती थी।
उसने कॉलेज में थिएटर का प्रशिक्षण लिया और फिर उसे एक महत्वपूर्ण अक्षेत्रीय थिएटर कंपनी में काम मिल गया। वह देश के एक अपरिचित हिस्से में पहुंच गई। पहली बार उसने जब नाटक में अभिनय किया तो दर्शकों ने उसकी खिल्ली उड़ाई। निराशा और गुस्से में उसने फैसला लिया कि उस इलाके के लोग मूर्ख, अज्ञानी और पिछड़े हुए थे। वह उन सब से नफरत करने लगी। कई दुखद अनुभवों के बाद उसे कंपनी से निकाल दिया गया। वह उस पुराने इलाके में लौट आई जहाँ वह पली बढ़ी थी। उसने थिएटर छोड़कर वेटर का काम शुरू कर दिया। एक दिन एक मित्र उसे न्यूयॉर्क सिटी के टाउन हॉल में एक लेक्चर सुनवाने ले गया। विषय था अपने साथ अच्छे से कैसे रहें। इस भाषण ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वह जान गई कि उसने अक्षेत्रीय कंपनी के अपने शुरुआती अनुभव में अति प्रतिक्रिया कर दी थी। उसने खुद के सामने स्वीकार किया कि उसका पहला नाटक अच्छा नहीं था और नहीं होने के कारण शायद वह अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। दोष श्रोताओं का नहीं था, बल्कि उस तरीके का था जिससे उसने उनकी प्रतिक्रिया को स्वीकार किया, क्योंकि उसने उनकी नकारात्मक ऊर्जा को उनकी ओर वापस भेज दिया था। मैरी ने मंच पर लौटने और अभिनेत्री बनने का अपना सपना साकार करने का फैसला किया। वह सच्चे मन से दर्शकों और अपने लिए प्रार्थना करती रही। उसने हर रात मंच पर जाने से पहले प्रेम और सद्भावना उड़ेली। उसने यह दावा करने की आदत डाली कि ईश्वर की शांति सभी मौजूद लोगों के हृदय में प्रवाहित हो रही है और वे प्रेरित हो चुके हैं। हर मंचन में वह दर्शकों की ओर प्रेम के विचार प्रवाहित करती थी। आज थिएटर में वह एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच चुकी है। वह अपनी सद्भावना और आत्मसम्मान दूसरों की ओर संप्रेषित करती है और वे भी ऐसा ही जवाब देते हैं। मुश्किल लोगों को संभालना। इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि दुनिया में कुछ लोग मुश्किल होते हैं। वे ऐंठे हुए और मानसिक रूप से विकृत होते हैं। वे गलत तरीके से कंडीशन्ड होते हैं। कई मानसिक अपराधी हैं जो विवादशील, असहयोगी, झगड़ालू, दोषदर्शी और जीवन पर बदनुमा दाग बन चुके हैं। वे मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार हैं। उनके मस्तिष्क विकृत और बेडौल हो गए हैं, शायद अतीत में मिले अनुभवों के कारण। अगर ऐसे किसी व्यक्ति से आपका पाला पड़े तो आप क्या करें? प्रलोभन यह है कि आप उनकी नकारात्मक ऊर्जा को नापसंदगी के रूप में उन्हीं की ओर लौटा दें। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको पहले उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर उतारना होगा और सारे बुरे प्रभावों को ग्रहण करना होगा। इसके बजाय बुराई के बदले भलाई देने की कोशिश करें। इससे एक ढाल बनती है जो उनके मुश्किल और अप्रिय नज़रियों से आप पर प्रभाव नहीं पड़ने देती है। आपकी करुणा और समझ के भाव उन्हें बदलने की प्रक्रिया को भी गतिमान कर देंगे। दुखी व्यक्ति साथ पसंद करते हैं। कोई भी जो दुखी होता है तो वो किसी न किसी का साथ चाहता है। नफरत, कुंठा और विकृति से भरा असामान्य व्यक्ति असीमित बुद्धिमत्ता के तालमेल में नहीं होता है। यह व्यक्ति शांत, खुश और सुखी लोगों से द्वेष करता है। आमतौर पर वह उन्हीं की आलोचना करता है, निंदा करता है और बुराई करता है जो उसके प्रति बहुत अच्छे और दयालु होते हैं। उसका नज़रिया यह होता है, जब मैं इतना दुखी हूँ तो वे इतने खुश क्यों हैं?
वह उन्हें नीचे घसीटकर अपने सदर तक लाना चाहता है। पुरानी कहावत है, अब भी सच है, दुखी लोग साथ पसंद करते हैं। जब आप यह समझ लेते हैं तो आप अविचलित, शांत और उदासीन रह सकते हैं। ब्रूस टी नाम के एक आदमी ने लंदन में लेखक के भाषण सुने थे। उसने इस बारे में लेखक को अपना अनुभव बताया। वह एक स्वैच्छिक संगठन में सक्रिय हो गया था जो आसपास के इलाके को सुंदर बनाने को लेकर चिंतित था। अधिकांश स्वयंसेवक बगीचे लगाने, खराब इलाकों को साफ करने और खंडहर इमारतों को सुधारने के काम में सचमुच रुचि लेते थे। बहरहाल, एक व्यक्ति दूसरों के हर प्रस्ताव का विरोध करता था। यही नहीं, वह लगातार दूसरों के उद्देश्यों पर हमला करता रहता था। वह समूह की बैठकों को इतना अप्रिय बना देता था कि इसके सदस्यों की संख्या घटने लगी। कुछ अन्य सदस्य ब्रूस के पास आए। उन्होंने सुझाव दिया कि वे मिलकर उस चिड़चिड़े व्यक्ति को संगठन से बाहर निकाल दें। वह उनके साथ इस योजना में शामिल होने की ही वाला था कि तभी उसे एहसास हुआ कि ऐसा करना तो उस व्यक्ति के भीतर के खराब नज़रिए को बढ़ाना होगा। इसके बजाय वह कल्पना करने लगा कि वह व्यक्ति समूह का खुशनुमा सहयोगी सदस्य बन रहा है। हर मीटिंग से पहले ब्रूस एक कोने में आकर दोहराता था, मैं अपने भीतर सद्भाव और शांति के सिद्धांत के साथ सच्चे सामंजस्य में सोचता, बोलता तथा काम करता हूँ। हमारे संगठन के सदस्य दैवी विधान में दयालुता और उद्देश्य के साथ काम करते हैं। कोई मतभेद, कोई अप्रियता नहीं है। रचनात्मक ज्ञान हम सभी के कार्यों में नेतृत्व, नियंत्रण और मार्गदर्शन दे रहा है। जिस आदमी ने इतनी सारी मुश्किलें पैदा की थी, उसने कुछ सप्ताह बाद एक प्रस्ताव रखा। उसने इसे इतने अच्छे और सहयोगी ढंग से रखा कि उसे पूरे संगठन की सहमति मिल गई। इसमें वे लोग भी शामिल थे जो पहले उसे बाहर निकालना चाहते थे। मानवीय संबंधों में प्रानुभूति का अभ्यास। एलिस ओ नामक एक युवती हाल ही में लेखक से मिलने आई। उसने बताया कि काफ़ी लंबे समय से ऑफिस की एक युवती से उसे नफरत थी। इसका कारण यह था कि दूसरी युवती उससे ज़्यादा सुंदर, खुश और समृद्ध थी। एलिस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उस दूसरी युवती की सगाई कंपनी के ही सीईओ से हो गई, जिसे एलिस काफ़ी समय से चाहती थी। एलिस जिस युवती को नापसंद करती थी, वह शादी के एक दिन बाद अपनी बेटी के साथ ऑफिस आई, जो उसकी पिछली शादी से थी। एलिस को पता नहीं था कि उस युवती की लड़की भी थी या वह पहले से शादीशुदा थी। जन्मजात समस्या के कारण उस युवती की लड़की के पैरों में स्टील की प्लेट थी। एलिस ने सुना वह लड़की अपनी माँ से कह रही थी, मम्मी, क्या यही मेरे नए डैडी भी काम करते हैं? मैं इस जगह से प्यार करती हूँ क्योंकि यह उन लोगों से भरी है जिनसे मैं प्यार करती हूँ। मेरा दिल अचानक उस छोटी लड़की पर आ गया। एलिस ने मुझे बताया, मैं जानती थी कि वह कितनी खुशी महसूस कर रही होगी। मुझे एक झलक दिखी कि यह युवती इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कितनी खुश थी, जिनके बारे में मैं जानती भी नहीं थी। अचानक मैंने उसके प्रति प्रेम महसूस किया। मैं उसके ऑफिस में गई और उसे बधाई देते हुए उसकी खुशी की कामना की, और मैंने यह दिल से किया। उस पल में एलिस ने यह अनुभव किया जिसे मनोवैज्ञानिक प्रानुभूति कहते हैं। यह सहानुभूति नहीं है जिसमें हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। यह इससे भी बढ़कर है।
इसका मतलब है काल्पनिक रूप से खुद को दूसरे व्यक्ति के मानसिक नज़रिए और अवस्थाओं में रखना। जब एलिस ने अपने मानसिक मूड या दिल को उस दूसरी युवती की जगह रखा तो ऐसा लगा जैसे वह दूसरी औरत की तरह सोचने लगी। वह दूसरी औरत की तरह महसूस कर रही थी और उस बच्ची की तरह भी, क्योंकि उसने खुद को बच्ची की जगह भी रख लिया था। जब भी उसके मन में किसी को चोट पहुंचाने या उसके बारे में बुरा सोचने की इच्छा हो तो खुद को मानसिक रूप से मोजेस के मस्तिष्क में रखें और 10 कमांडेंट्स के दृष्टिकोण से सोचें। अगर आप ईर्ष्यालु, जलनखोर या गुस्सा हो तो खुद को ईसा मसीह के मस्तिष्क में रखें और उस दृष्टिकोण से सोचें। तब आप इन शब्दों की सच्चाई महसूस करेंगे। एक दूसरे से प्रेम करो। तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता। कभी भी लोगों को इस बात की अनुमति न दें कि वे आपका फायदा उठाएं या अपने व्यवहार के तमाशे, रोने के नाटक या भावनात्मक ब्लैकमेल के अन्य रूपों से अपनी बात मनवाएं। ये लोग तानाशाह हैं जो आपको गुलाम बनाने और आपसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। दृढ़ लेकिन दयालु रहें और झुकने से इनकार कर दें। तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता है। उनके अपराध, स्वार्थ और अधिकारिता में योगदान देने से इनकार कर दें। याद रखें, सिर्फ सही काम करें। आप यहाँ अपने आदर्श पूरे करने और शाश्वत सच्चाइयों तथा जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति ईमानदार रहने के लिए आए हैं। दुनिया में किसी को भी अपने जीवन के लक्ष्य या उद्देश्य से भटकाने की शक्ति न दें। जो आपकी छिपी हुई प्रतिभाओं को दुनिया के सामने व्यक्त करना है, मानवता की सेवा करना है और ईश्वर की बुद्धिमानी, सत्य और सुंदरता को दुनिया के सारे लोगों के सामने प्रकट करना है। अपने आदर्श के प्रति ईमानदार रहें। निश्चित रूप से और पूरी तरह से जान लें कि जो भी आपकी शांति, खुशी और संतुष्टि में योगदान देता है वह दुनिया के सभी लोगों के लिए वरदान होगा। अंश की खुशी संपूर्ण की खुशी है, क्योंकि संपूर्ण अंश में है और अंश संपूर्ण में है। जैसा पौल कहते हैं, सबसे प्रेम करें। सेहत, खुशी और मानसिक शांति का नियम ही प्रेम को संतुष्टिदायक बनाता है। अंततः सारांश रूप में, आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन है जिससे आपकी आदतन सोच उत्पन्न होती है। नफरत या द्वेष का विचार मानसिक जहर है। किसी दूसरे का बुरा न सोचें, क्योंकि ऐसा करना आप खुद का बुरा सोचना है। आपका मस्तिष्क रचनात्मक माध्यम है, इसलिए आप दूसरों के बारे में जो सोचते और महसूस करते हैं उसे अपने खुद के अनुभव में ला रहे हैं। किसी दूसरे को धोखा देना या छल करना अपने लिए कमी, नुकसान और सीमा उत्पन्न करना है। आपका अवचेतन मन आपकी आंतरिक प्रेरणाओं, विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखता है। आप जो भलाई करते हैं, दयालुता दिखाते हैं, प्रेम करते हैं, वह कई गुना होकर कई तरीकों से आपके पास लौटती है। आप उस तरीके के लिए जिम्मेदार हैं जिससे आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। याद रखें, दूसरा व्यक्ति आपके सोचने के तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं है। भावनात्मक रूप से परिपक्व बने और दूसरे लोगों को मतभिन्नता रखने की अनुमति दें। जानवरों की तरह ही लोग भी डर के कंपन भांप लेते हैं। आपके छिपे हुए विचार दरअसल आपकी आवाज़, चेहरे के भाव और देह भाषा द्वारा प्रकट होते हैं। आपके मौन विचार और भावनाओं की आंतरिक भाषा दूसरों की प्रतिक्रियाओं में अनुभव की जाती है। दूसरों के लिए वही कामना करें जो आप खुद के लिए करते हैं। यह सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंध
संबंधों की कुंजी है। अपने बॉस के प्रति अपनी अवधारणा और राय बदल दें। महसूस करें और जानें कि वह स्वर्णिम नियम और प्रेम के नियम का अभ्यास कर रहा है। दूसरा व्यक्ति आपको तब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक कि आप उसे ऐसा करने की अनुमति न दें। आपका विचार रचनात्मक है, आप दूसरे व्यक्ति को वरदान दे सकते हैं। प्रेम दूसरों के साथ तालमेल बैठाने का जवाब है। प्रेम समझ, सद्भावना और इंसान में निहित दैवी अंश के प्रति सम्मान है। उन लोगों के प्रति करुणा और समझ रखें जिनकी नकारात्मक कंडीशनिंग ने उन्हें मुश्किल और अप्रिय बना दिया है। दूसरों की सफलता, प्रमोशन और खुशकिस्मती पर खुश हों। ऐसा करके आप अच्छी किस्मत को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कभी भी किसी के भावनात्मक चोंचलों और नाटक के सामने न झुकें। तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता है। पैर पहुँच न बने। सही बात पर अटल रहें, अपने आदर्श पर टिके रहें और यह न भूलें कि जो मानसिक नज़रिया आपको शांति, खुशी और सुख देता है वही शुभ, सही और सच है। आपको इस दुनिया में हर व्यक्ति को सिर्फ प्रेम देना है। प्रेम का मतलब हर एक पल के लिए वही कामना करना जो आप खुद के लिए करते हैं। सेहत